तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एमआरएफ प्रोग्राम को लेकर काफी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जा रही है। एक तरफ जहां पर इस प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान नहीं की गई है और वहीं उसके चलते जो प्रपोजल है ये भी इशू नहीं किए जा सके हैं। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर है ये एक नए ट्रेंड को यहाँ पर इनिशिएट कर रहे हैं जहाँ पर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों इसी क्षेत्र में अगर स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब ग्रुप की यहाँ पर बात करें तो ये पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने अपने इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लिया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर साब ग्रुप के बाद दूसरी जो कंपनियां हैं वो सेम ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे में भारत के अंदर उनकी जो इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज हैं उनको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वहीं पर डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, यानी कि बिना किसी पार्टनरशिप के जो 100% ओनरशिप होगी वो उन्हीं के पास होगी और ऐसे में इंडिया का उसमें कोई भी पार्टनरशिप नहीं होगा। और ऐसे में तमाम जो कंटेंटर है वो इसी क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं जो कि MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि वो खुद की जो फैसिलिटी है उसको एस्टेब्लिश करें और उसमें 100% FDI को सिक्योर करें। ऐसे में साफ ग्रुप के बाद में यहाँ पर एक और नाम उभर के आता है और वहां पर बताया जा रहा है कि इस समय यूरोफाइटर कंसोर्टियम है जो कि यूरोफाइटर टाइफून जेट्स का निर्माण करते हैं, वो भी इसी प्रकार के एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि भारत के अंदर एक अपनी फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाए जहां पर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके और वहां पर जो 100% FDI है उसको वो अपने पास रखते हुए इसको सिक्योर करें। ऐसे में दोस्तों अगर इस तरह का होता है तो यहाँ पर बिना किसी पार्टनरशिप के ये कंपनियां पूरी फैसिलिटी को अपने कंट्रोल पर रखेंगी और भारत में इन जेट्स का निर्माण किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जितना भी प्रॉफिट्स है वो इन्हीं कंपनियों को जाएगा और भारत को कोई प्रॉफिट इनकी फैसिलिटी के द्वारा नहीं मिलेगा। ऐसे में साब की यहाँ पर बात की जाए तो साब ग्रुप ने अदानी डिफेंस के साथ जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया था, लेकिन बाद में इस जॉइंट वेंचर को डिसॉल्व करते हुए अब इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में साब ग्रुप भारत के अंदर ऑपरेट करता है। ऐसे में दोस्तों डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है उसके केस में भी इसी तरह की बातें कही जा सकती हैं। डसॉल्ट एविएशन ने भी शुरुआत में यही साइन दिखाया था कि वो MRFA टेंडर के अंतर्गत भारत की अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है वो लाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर 100% जो ओनरशिप है वो डसॉल्ट एविएशन के पास होगी, यानी कि डसॉल्ट एविएशन की जो ओनरशिप है इसका कंट्रोल पूरी तरह से इसी कंपनी के पास रहेगा। हालांकि डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे टॉपिक को लेकर अभी तक मिले जुले बयान दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिकन कंपनी की यहाँ पर बात की जाए तो अमेरिकन डिफेंस जॉइंट ने एक अलग अप्रोच को अपनाया है। चाहे यहाँ पर बात की जाए बोइंग की या फिर लॉकहीड मार्टिन की, तो उन्होंने एक अलग ही डिफेंस अप्रोच को एडॉप्ट किया है जहां पर बोइंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ कोलैबोरेशन करेगी ताकि जो एडवांस फाइटर जेट हैं उनका निर्माण किया जा सके और वहीं पर लॉकहीड मार्टिन टाटा डिफेंस के साथ कोलैबोरेशन कर रही है ताकि एडवांस फाइटर जेट का निर्माण टाटा डिफेंस के साथ किया जा सके। अब दोस्तों अगर रशियन ऑफर्स की यहाँ पर बात की जाए तो रूस की जो सुखोई डिजाइन ब्यूरो है या फिर यूनाइटेड कॉर्पोरेशन की यहाँ पर बात करें तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर एसोसिएट रहना चाहती है। हालांकि पूर्व में उन्होंने MiG-21 का निर्माण किया है और MiG-29 का भी निर्माण किया है। इसके अलावा Su-30 MKI फाइटर जेट्स का निर्माण किया है और इसी तर्ज पर अब वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को हासिल करें। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर Su-75 फाइटर जेट को MRFA टेंडर के अंदर सेलेक्ट किया जाता है तो उन्हें इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कोलैबोरेशन पहले से ही HAL के साथ रहा है और अब भी उनका कोलैबोरेशन चलता है और वो भारत के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर ऑपरेट करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 100% FDI का जो कॉन्सेप्ट है वो साब ग्रुप के एडॉप्ट करने के बाद में यूरोप के कंसोर्टियम में देखा जा रहा है। और यहाँ पर अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो भारत इस चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इन्हें भारत की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और जो टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भारत को TOT भी प्रदान करनी पड़ेगी और ताकि भारत की जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो भी इनसे कुछ सीखने के बाद में अपने आप में इंजन्स को या फिर इन फाइटर जेट्स की जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर कर पाएं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो MRFA टेंडर को लेकर कई सारी चीजें यहाँ पर फंसी हुई
हुई है। अब चाहे आप 100% FDI को ले लीजिए या फिर कुछ और इश्यूज जो कि हमारी वायुसेना की तरफ से जो रिक्वायरमेंट रखी गई उनको ले लीजिए, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज बताए जाते हैं उनको ले लीजिए। तो एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो FDI को लेकर जब तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यहाँ पर इशू नहीं कर दिया जाता, और अब बताया जा रहा है कि 2024 के अंदर इस क्षेत्र में हमें बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2025 के शुरुआत में ही इस टेंडर को यहाँ पर क्लियरेंस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क किया जा रहा है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स सामने आ रहे हैं जो कि इस प्रोग्राम को काफी फास्टर कर देंगे। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि रिपोर्ट में अभी हाल ही में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान चीन से J-31 फाइटर जेट को एक्वायर कर रहा है, और J-31 फाइटर जेट एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है। इसको आप स्टेल्थ फाइटर जेट भी कह सकते हैं। और अगर हम सब जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के हाथों में लगता है तो इससे भारत के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान जब से भारत ने राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर एक्वायर किया है तब से बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, और उसने पहले चीन से J-10C फाइटर जेट को खरीदने की मांग रखी थी, और उसके बाद में देखा कि जब ये राफेल की कैटेगरी को यहाँ पर मीट नहीं कर पा रहा तो उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। और अब यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट जो कि चीन का है उसको एक्वायर करने वाला है। ऐसे में आपको पता है कि तुर्की से भी यहाँ पर पाकिस्तान की बात चल रही है, जो कि कान एयरक्राफ्ट को लेकर है, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन अब यहाँ पर चीन के साथ में चाइना के J-31 फाइटर जेट को लेकर बातें चल रही हैं। ऐसे में अभी बताया ये जा रहा है कि ये जो नेगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में नंबर्स को लेकर बातचीत आखिरकार कहां तक पहुंची है, और पाकिस्तान ने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स यहां पर मानते हैं कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, और पाकिस्तान के साथ ही चीन उस हद तक जा सकता है जब चीन को भले ही फ्री में ये फाइटर जेट पाकिस्तान को देने पड़े तो भी चीन पाकिस्तान को इन हथियारों को दे सकता है। और दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं हो कि निकट भविष्य में चीन पाकिस्तान को J-31 फाइटर जेट को बिना किसी अमाउंट के दे दे। ऐसे में दोस्तों भले ही पाकिस्तान के पास अभी इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है और साथ ही इकोनॉमिक हालात उसके बस से बदतर हैं, लेकिन चीन इसमें मदद जरूर कर सकता है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से ये निकल कर आया है कि उसका जो प्रोमो वीडियो था उसमें ज्यादातर फॉरेन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर दिखाया गया था। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि J-31 पाकिस्तान के हाथों में लगता है तो वो एयरक्राफ्ट अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए हमारे रडार सिस्टम है उनको चकमा देते हुए डीप स्ट्राइक कर सकता है। और ऐसे में भारत को यहाँ पर जरूरत होगी काउंटर एयर स्ट्राइक की, और उसके लिए भारत को एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट्स और निकल कर आए हैं, और यहाँ पर सबसे पहला ये टॉपिक निकल कर आया है कि अगर भारत को यहाँ पर कॉम्पिटाइट करना है तो भारत को अपने एम का फाइटर जेट को यहाँ पर और भी ज्यादा तेजी से बनाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों एम का एक तत्काल ऑप्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा ऑप्शन भारत के पास बचता है कि तत्काल तौर पर F-35 फाइटर जेट को लेकर बातचीत शुरू की जाए, या फिर Su-57 फालन को लेकर रशिया के साथ डील कर ली जाए। ऐसे में दोस्तों अगर F-35 की यहाँ पर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का रवैया जिस तरह का अभी बना हुआ है, और साथ में जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ डील्स को फ्रीज कर रहा है, उससे लगता है कि भारत अमेरिका के साथ जाना ही नहीं चाहेगा। और ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि रशिया जो कि हमारा सबसे अच्छा मित्र है उसके साथ जाया जाए और Su-57 लड़ाकू विमान के साथ कुछ नंबर्स में बड़ी डील की जाए। और दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारत के पास अभी एक ही ऑप्शन है, और अपनी रिक्वायरमेंट को भारत को अगर तत्काल तौर पर यहाँ पर पूरा करना है तो वो रूस का Su-57 फाइटर जेट है, जिसको लेकर रूस यहाँ पर काफी परेशान है, क्योंकि रशिया चाहता है कि भारत जल्द से जल्द इस फाइटर जेट की परियोजना में या तो शामिल हो जाए, या फिर रशिया भारत के अंदर अपना पूरा सेटअप लगा के इस फाइटर जेट को बनाने के लिए तैयार है। और ऐसे में यहाँ पर रशिया एक्सपोर्ट करेगा तो सच माने कि भारत के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रशिया की तरफ से इसी फाइटर जेट का एक ट्विन सीटर वर्जन भारत के लिए ऑफर किया गया है। ऐसे में दोस्तों हमने एक वीडियो में अभी 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से रशिया ने यहाँ पर अपनी जो डेवलपमेंट की क्षमता है उसको भी 3 गुना कर दिया है, और रशिया अब इसी फाइटर जेट को 15 की संख्या में हर साल बनाएगा। और सच मानिए कि अगर रशिया इतनी बड़ी क्वांटिटी में इसको बनाता है तो यहाँ पर रशिया अपनी और साथ ही भारत की जरूरतों को बहुत ही जल्द पूरा कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।